आज लेकर के आया हूँ प्रतियोगिता दर्पण का सारांश अक्टूबर 2025, जिसके अंतर्गत हम लोग दो आपको टॉपिक्स पढ़ेंगे। नवीनतम सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नवीनतम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपको फुल फॉर्म पढ़ेंगे, नियुक्तियाँ पढ़ेंगे, फिर उसका निधन पढ़ेंगे, पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको दिवस पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो नौसैन्य अभ्यास जो होते हैं 2 देशों के बीच या 3 देशों के बीच, वो उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के अंतर्गत हम लोग क्रिकेट पढ़ेंगे, फुटबॉल पढ़ेंगे और जलीय खेल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहला कि ये नवीनतम सामान्य ज्ञान अब ये ख़त्म की, मतलब ये प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर वाला जो आपको मैगज़ीन है वो आपको ख़त्म पर है। और इससे पहले मैंने नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक, ये 3 चैप्टर्स को मैं वीडियो ला चुका हूँ। इन तीनों का आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हुए हैं। साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ मैं बिहार का करंट अफेयर्स भी ला रहा हूँ, जो बिहार के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिविल सर्विसेज का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग नहीं देखें उसे भी ज़रूर देखिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप ये जो मैं जितना भी नोट्स जो दे रहा हूँ, ये जो सारांश दे रहा हूँ, इसका एमसीक्यू भी आपको लगाना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, साइंटिफिक जो अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई का, कि आप जो चैप्टर को पढ़ते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल पढ़ते हो चाहे वो करंट पढ़ते हो, उसका एमसीक्यू भी साथ में लगाना चाहिए। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि आप जैसे जैसे आप उसका क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस कई तरीके से बन सकते हैं और मैं कई तरीके से बनाता हूं, ताकि आपको हर तरीके का आपको एक कैसा आएगा उसका एक तरीका भी पता चलेगा। साथ ही साथ उसको जैसे ही आप क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो आपका लंबे समय तक आपको याद रहेगा, तो ये भी आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपका नॉलेज और गहरा हो जाएगा। इसीलिए आपको एमसीक्यू भी करना चाहिए। और जिनको एमसीक्यू मुझसे ज़रूरत होगा वो आप मुझे फ़ोन कर लेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 8540866215 और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं पढ़ने के ऊपर। पहला जो टॉपिक है आपको नवीनतम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको श्रेष्ठ, यानी कि ये श्रेष्ठ एक सूचकांक है आपको, जिसका आपको फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलरिटी एक्सीलेंस इंडेक्स। ये जो आपको इंडेक्स है, ये इंडेक्स किसके ज़रिए आपको लॉन्च किया गया है? तो CDSCO के ज़रिए। ये CDSCO का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, ये इसके ज़रिए इसको लॉन्च किया गया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है आपको श्रेष्ठ को? तो ये श्रेष्ठ को इसलिए लॉन्च किया गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, वो हर राज्य में आपको क्या है, दवा नियामक प्रणालियाँ होती है, यानी कि ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स होता है हर राज्य में, जो आपको क्या करता है कि दवाइयाँ जो भी आपके पास हर स्टेट में जो दवाइयाँ आती हैं उसका जांचना है, परखना है, आपको एक्सपायरी डेट देखना है या सही है गलत है, वो सब सारा चीज़ हर आपको ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स को देखना है और हर स्टेट में है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अभी जो सिरप वाला जो कांड हुआ है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिप कफ सिरप था, वो बच्चों को पिलाया गया और बच्चों की मौत हो गई। तो क्या हुआ? तो केयरलेस हो गया। तो ये इसी केयरलेस को आपको सही तरीके से चलाने के लिए ये जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, अगर हर राज्य को अगर एक कंपटीशन की भावना दे दी जाए, यानी कि प्रतिस्पर्धा की भावना दे दी जाए, तो वो लोग हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि हम नंबर 1 पे रहें। तो यही सोच करके आपको क्या किया गया है, CDSCO के ज़रिए ये आपको स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स आपको लाया गया है, ताकि लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करके और जो दवा का जो नियंत्रण है उसको सही तरीके से कर सके। नहीं तो ऐसे जिस तरीके से अभी हाल में मौतें हुई हैं, वो इस तरीके से कई घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आते हैं, देखिए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो है उसमें देखिए उसको पढ़ करके सुना देना ये सब कोई कर सकता है, एकदम आसान है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको अगर मैं सुना दूंगा और फिर उसके बाद जब आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे, और पढ़ना भी आपका ज़रूरी है, सिर्फ इस नोट से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये सिर्फ एक आधार है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको यही चीज़ पता चलेगा और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो आपको इससे और आसान हो जाएगा, जब खुद से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो खुद से एक शॉर्ट नोट्स आप अपने से भी बना सकते हैं। इसीलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और करवाइएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं नियुक्तियाँ। जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग को और आसान हो जाए जब आप खुद से आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ेंगे। तो अब नियुक्तियाँ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये आपको इसके निदेशक जो बनाए गए हैं डॉक्टर ए राजन को बनाया गया है। 1 अगस्त 2025 को नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्ति से पहले ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। कौन? तो आपको डॉक्टर ए राजन जो हैं वो आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे इससे पहले। तो पूछ देता है कि अभी हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक नियुक्त किए हुए, वो पहले कहाँ पर वो निदेशक थे? तो आपको ये जवाब दे दीजिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। तिरुवनंतपुरम में स्थित है कौन? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ ये आपको स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो ये केरल में है, और केरल की ये राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर के स्थान पर आपको डॉक्टर ए राजन जो है, इनके डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर के स्थान पर उनको नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कई नियुक्तियां थी, लेकिन उनमें से भी मैं इम्पॉर्टेंट जो अक्सर आता है क्वेश्चन, उसी को ही मैंने यहाँ पर ये आपको लिखा है, ठीक है। अगला है इंडस बैंक कि नए सीईओ बनाए गए हैं राजीव आनंद को। किनको बनाया गया है इंडस बैंक का नए सीईओ? तो राजीव आनंद को बनाया गया है। किनको? तो राजीव आनंद को बनाया गया है, ठीक है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक किनको बनाया गया है? तो डॉक्टर ए राजन को बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा ना, तो यहीं पे याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला है भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर। देखिए नियुक्तियाँ बहुत सारी थी, लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अमेरिका को भारत तवज्जो देता है और अमेरिका भी भारत को तवज्जो देता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा ही ब्रिटेन से संबंधित भी अगर कोई भी होगा तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं वैसा ही चीज़ों को आपके पास मैं लाता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में अक्सर उस एरिया से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड ऑनर्स। तो ये आपको पुरस्कार और सम्मान जो है आपको शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, जिसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और मौर्य चक्र, ये याद रखिएगा। ये 2 प्रकार का पुरस्कार मिलता है जो शांति काल में, आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शांति काल में वीरता का पुरस्कार मिलता है, एक युद्ध में वीरता के लिए पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो शांति काल में अगर कोई अच्छा काम किया है उसके लिए पुरस्कार जो मिलता है, तो उसमें अशोक चक्र है। अशोक चक्र इस बार किसी को नहीं मिला है। कीर्ति चक्र, और ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है, सीक्वेंस भी पूछ देता है कि शांति काल में मिलने वाले वीरता के पुरस्कार का आप सीक्वेंस सजाइए, ठीक है, क्रम सजाइए। तो अशोक चक्र नंबर 1 पे आता है, फिर नंबर 2 पे आता है कीर्ति चक्र, और तीसरे नंबर पे आता है ये शौर्य चक्र। ये 4 वीरों को दिया गया है कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र 16 वीरों को दिया गया है, ठीक है। ये सबका नाम याद रखना पॉसिबल भी नहीं है और आता भी नहीं है, मतलब कि बहुत रेयर ही है जो आता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 4 वीरों को दिया गया है, 16 वीरों को याद रखिएगा। अगर आपको इसमें देखने का मन होगा तो जो 4 है ये कम है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ है ये शौर्य चक्र 16 वीरों को मिला है। चलिए अगला आते हैं युद्ध में वीरता के लिए। युद्ध में वीरता के लिए आपको परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है। तो ये भी एक सीक्वेंस में है कि परमवीर चक्र पहले आता है, फिर उसके बाद महावीर चक्र और वीर चक्र है,
ठीक है, आगे हम लोग इसी में ही आते हैं। तो 15 वीर चक्र सिर्फ मिला है युद्ध में वीरता के लिए, तो वीर चक्र सिर्फ मिला है 15 लोगों को मिला है। इसमें 13 कर्मियों 15 में से 13 कर्मियों, जिनमें से 9 वायुसेना और 4 थल सेना जो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है। यानी कि 15 जो वीर चक्र मिले हैं उनमें से 13 लोग वैसे लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित थे, और उनमें से भी 9 वायुसेना से संबंधित थे और 4 थल सेना से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऐसा ही आंकड़ा में ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हर एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और अभी लेटेस्ट में बता दूं कि 17वीं बीपीएससी पीटी हुआ था, उसमें भी आपको अभी 71वीं बीपीएससी पीटी हुआ था, उसमें भी आपको क्या हुआ, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गुजराती फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला था, कौन से फिल्म के लिए, तो वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि जो 71वीं बीपीएससी का पीटी जो दिए होंगे तो उनको ध्यान आ जाएगा कि आपको इसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है, वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने उसे देखा है तो मैं इस आधार पे आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये है आपको 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको वर्ष 2023 के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल, निर्देशक कौन, तो विदु विनोद चोपड़ा को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्ति सेन है, जो कि द केरल स्टोरी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए किसको मिला है, तो सुदीप्ति सेन को मिला है, जो द केरल स्टोरी के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसको मिला है, शाहरुख खान को मिला है, जवान मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पहली बार शाहरुख खान बहुत सारा अवार्ड लिया है, लेकिन उसको नेशनल अवार्ड जो मिला है यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वो पहली बार मिला है। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये आपको मिला है, आपको रानी मुखर्जी, और फिर उसके बाद आपको मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखना इस जगह भूल गया हूँ, शाहरुख खान के साथ साथ आपको 12वीं फेल में जो किरदार निभाए हैं विक्रांत मेसी, उनको भी मिला है, आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ये ध्यान में रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का शाहरुख खान के साथ साथ आपको विक्रांत मेसी जो कि 12 फेल में एक्टर के रूप में काम किए थे, तो उनको भी मिला है, उसको याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ, ध्यान से लगता है उतर गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपको ये रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसी में ही संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जैसा कि आपने 71वीं बीपीएससी के पीटी में देखा है, तो उसमें गुजराती फिल्म के लिए मिला था। यहाँ हम दो जो है इम्पोर्टेंट लगा, हिंदी फिल्म के लिए कटहल ए जंक फ्रूट मिस्ट्री के लिए मिला है। निर्देशक कौन थे, तो यशोवर्धन आपको मिश्रा जी थे, ठीक है, यशोवर्धन मिश्रा। और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए मिला है फ्लावरिंग मैन को मिला है सबसे गैर फीचर फिल्म के लिए। ये हिंदी निर्देशक सौम्यजीत घोष की मूवी थी, तो ये सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए फ्लावरिंग मैन को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री ये मिला है आपको ये फिल्म को। और इसके निर्देशक कौन थे, तो यशोवर्धन मिश्रा थे। तो ये संविधान के 8वीं अनुसूची जो कि 22 भाषा जो दिया हुआ है, तो उसमें उल्लेखित जितनी भी भाषाएं हैं, तो उसमें जो मूवी बनता है तो उनमें से भी कुछ लोगों का इसमें दिया हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था, 18 अगस्त को हुआ था। और आपको प्रतियोगिता का ताज किसको पहनाया गया, यानी कि विनर कौन रही, तो मनिका विश्वकर्मा, ये गंगानगर राजस्थान की है। और प्रथम उपविजेता तान्या शर्मा है, यूपी की है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर आपको प्रतियोगिता का ताज जो मेन है उसका याद रखिएगा, जिसको विजेता रही तो मनिका आपको विश्वकर्मा गंगानगर राजस्थान की है, और प्रथम उपविजेता तान्या शर्मा यूपी की है। तीसरी जो मतलब कि दूसरी उपविजेता थी वो हरियाणा की थी। हरियाणा में भी आपको उसका नाम था आपको महक ढींगरा, तो मैं बोल दिया हूँ, लेकिन यही इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि मिस यूनिवर्स इंडिया जो बनती है, जिसको ताज मिलता है, वही
मिस यूनिवर्स जो विश्व का जो होता है, आपको वर्ल्ड मिस यूनिवर्स जो होता है उसके लिए आपको जो यहाँ जो जीते रहते हैं उन्हीं को ही वहाँ पर प्रतिनिधि करने जाना है, या नेतृत्व करती हैं या वहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, यहाँ जो मिस यूनिवर्स इंडिया जो बन करके जाती है तो मिस यूनिवर्स में आपको वही पार्टिसिपेट करती है जिनको यहाँ ताज मिला रहता है। तो वो मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स के लिए जाएंगी और वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। अगला है मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सम्मान। तो बहुत सारे उस मध्य प्रदेश के जरिए मिलता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ये है कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान ये पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को दिया। ये एक संस्था है, पुनरुत्थान समरसता गुरुकुल पुणे को मिला है 2025 का। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है सोनू निगम, यानी मुंबई में सोनू निगम है, वो मतलब गायक हैं, उनको मिला है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला, तो सोनू निगम को मिला। निधन में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मेघनाथ देसाई, जो कि अर्थशास्त्री और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पूर्व सदस्य रहे हैं, और लंदन में इनका निधन हुआ है। 2008 में भारत सरकार के ज़रिए इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, तो ये मेघनाथ देसाई को याद रखिएगा। और मेघनाथ देसाई ने एक जो किताब भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक माया भारत, ठीक है, माया भारत, जिसमें कृष्ण जी के मृत्यु के बाद की कहानी का रहस्य के बारे में ये जानकारी इसमें दिया गया है, उस किताब में लिखा गया है, वो ध्यान में रखिएगा। ये आपको प्रतियोगिता दर्पण में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इनका किताब पूछा गया हुआ किताब है माया भारत, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और हो सके तो आप नेट पे निकाल के गूगल पे चेक कर लीजिएगा उस किताब को। उस किताब का शॉर्ट नाम मैं बता रहा हूँ माया भारत, उसका बड़ा नाम है और उसमें ऐड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, अगला है निधन होने वाले व्यक्ति शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन जो झारखंड के हैं, उनके ये आपको पिता हैं, जो दिल्ली में इनका निधन हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और इनको दिशोम गुरु कहा जाता था। दिशोम गुरु कहा जाता था, ये याद रखिएगा कि लिख देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि दिशोम गुरु के नाम से कौन जाने जाते थे, तो वो शिबू सोरेन जाने जाते थे। ठीक है, और शिबू सोरेन के रूप में ख्याति थी, दिशोम गुरु के रूप में ख्याति थी। और पहली बार 2 मार्च 2005 में झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको खासकर झारखंड वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार 2 मार्च 2005 में झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। ठीक है, और 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मतलब कि 8 बार आपको लोकसभा चुनाव जीत करके आपको लोकसभा में गए हुए हैं। ठीक है, और राज्यसभा में 8 बार। अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा और वो भी यूपीएससी या झारखंड में, तब ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, सत्यपाल मलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में भी ये राज्यपाल रहे हैं। तो 2017 से 22 के दौरान बिहार में भी राज्यपाल रहे हैं। उसी दौरान जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं, गोवा में, मेघालय में, कई जगह इनको राज्यपाल बनाया गया है। और थोड़ा वहाँ बनाया गया, वहाँ से हट करके फिर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 इन्हीं के काल में हटाई गई थी। सत्यपाल मलिक के पूछ देगा क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 कौन से राज्यपाल के अंतर्गत हटाया गया था, तो सत्यपाल मलिक के अंतर्गत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है और बहुत सारे विवाद भी जुड़े हुए हैं इनसे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वर्ष और दिवस में। वर्ष दिवस सप्ताह 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस है, इम्पोर्टेंट है, आता है। 6 अगस्त को कौन है, हिरोशिमा दिवस है, ये याद रखिएगा। 9 अगस्त आपको नागासाकी दिवस है, याद रखिएगा। 9 अगस्त को ही आपको विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को आपको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को देखिए, 14 अगस्त वाला विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 29 अगस्त ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये दिवस तो बहुत सारा दिया था प्रतियोगिता दर्पण में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो अक्सर आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अर्थ ओवरशूट डे में। यह दिन
34 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये हर साल जो है अलग अलग चेंज होता है। देखिए इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, और कॉन्सेप्ट तो आपको ये इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। ये अर्थ ओवरशूट डे जो है, ये आपको इसके पीछे, ये मनाने के पीछे कारण है, एक ये कैलेंडर ईयर होता है, यानी कि एक साल में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं पूरे विश्व में, वो विश्व में उसका खपत अगर कर लेते हैं, उस साल में कब खपत करते हैं, यानी कि अर्थ ओवरशूट डे, यानी कि आपको ये अर्थ, ये पृथ्वी जो है उपभोग दिवस इसको बोलते हैं उपभोग दिवस भी हिंदी में। तो आपको ये उतने दिन तक प्राकृतिक संसाधन, जैसे इस बार जुलाई तक ही ख़त्म हो गया है, एक कैलेंडर ईयर में, मतलब कि पूरा भी नहीं हुआ है, दिसंबर भी नहीं पहुंचा है, 7वें महीने में ही आपको 24 तारीख को पूरा प्राकृतिक संसाधन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, मतलब एक साल के अंतर्गत जो होता है। तो ऐसे ही हर साल इस तरीके से, जैसे अगले साल और घट जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले ही ख़त्म कर लिया प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो कोई भी संसाधन हो, चाहे वो चाहे पेड़ पौधा हो, इस टाइप का कोई भी संसाधन है, वो सब आपको 24 जुलाई तक ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, पुस्तकें, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन एज इन द AI एज, ये नितिन सेठ की है। किसकी है? नितिन सेठ की है। ह्यूमन एज इन द AI एज, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंसाइज इंट्रोडक्शन, ये शशि थरूर की है। ठीक है, याद रखिएगा कि आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंसाइज इंट्रोडक्शन, तो ये किनका है? तो शशि थरूर का है। मदर मेरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय का है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों जो मैंने किया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बिहार में दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किताब का पूछता ही है, चाहे करंट हो या ट्रेडिशनल हो, तो इसको याद रखिएगा। मदर मेरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय का है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ए कंसाइज इंट्रोडक्शन, ये शशि थरूर का है। और ह्यूमन एज इन द AI एज, नितिन सेठ का है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है बिम्स्टेक पारस्परिक संगीत महोत्सव, कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में हुआ है, 4 अगस्त 2025 को हुआ है। विदेश मंत्रालय के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, और उद्घाटन आपको S जयशंकर किए हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं। और उद्देश्य क्या है? तो बिम्स्टेक राष्ट्रों के समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक पारस्परिक संगीत महोत्सव। अगला है हम लोग भारत श्रीलंका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें है आपको स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो आपको श्रीलंका इंडिया नावल एक्सरसाइज 2025, यानी कि स्लाइनेक्स 2025 किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत श्रीलंका के बीच में होता है। ये कैसा आपको अभ्यास है? तो नौसैनिक अभ्यास है। ये 12वां संस्करण हुआ है। कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो के तट पर हुआ है, 14 से 18 अगस्त को हुआ है। तो डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तट पर हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो तट पे हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। और स्लाइनेक्स कौन सा अभ्यास है? तो नौसैनिक अभ्यास है। किन के बीच में? तो भारत श्रीलंका के बीच में है। ये 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, अगला ये आपको पॉइंट है कि टॉपिक है ये कि 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी में स्थापित होगा, यानी कि 22वां आपको IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन आपको संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये गुवाहाटी में ये स्थापित होगा, जो 22वां कहलाएगा। ये पहला ये है आपको जो असम में, असम पहला है और देश का 22वां है। मतलब ये जो आपको IIM खोला जा रहा है गुवाहाटी का है, तो असम में है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में आपको ये दूसरा हो जाएगा, इससे पहले शिलोंग में खोला गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर में एक शिलोंग में भी आपको IIM खोला गया है। तो याद रखिएगा 22वां अगर पूछेगा कि 22वां IIM किस राज्य में खोला गया है, तो असम में खोला गया है। स्थान पूछ देगा तो गुवाहाटी हो जाएगा, या शहर पूछ देगा तो गुवाहाटी हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का
आपको संचालन कर कीर्तिमान रचा, यानी कि ये जो है 4.5 किलोमीटर लंबी आपको मालगाड़ी है, ठीक है। मालगाड़ी उसका नाम क्या रखा गया, रुद्रास्त्र है, ठीक है। जो कि अब तक रिकॉर्ड था वो था आपको कि जो लंबी जो गाड़ी थी वो 3.5 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है। जो कि आपको सुपर वासुकी मालगाड़ी उसका नाम था, ठीक है। सुपर वासुकी मालगाड़ी था, जो कि उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए आपको मालगाड़ी रुद्रास्त्र, ठीक है, ये आपको ये कीर्तिमान रच दिया है। इसमें जो है आपको इसमें क्या है कि आपको इसमें 354 वैगन को खींचने के लिए 7 इंजन का आपको इस्तेमाल हुआ है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अब इसमें 354 वैगन का मतलब क्या हुआ, वैगन का मतलब हुआ डिब्बा, यानी कि 354 वाला मालगाड़ी रुद्रास्त्र का डिब्बा 7 इंजन लगा है आपको उसको खींचने के लिए, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलेगा। और ये कहाँ से कहाँ, चंदौली के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से गढ़वा, यानी कि आपको झारखंड में स्टेशन 209 किलोमीटर का ये चला है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पूछ देगा क्वेश्चन, ऐसे ये कर देगा। अभी हाल में ही 7 इंजन का प्रयोग करते हुए 354 डिब्बों वाले मालगाड़ी को खींचा गया, उसका नाम क्या है, तो रुद्रास्त्र नाम है, ठीक है। और ये सुपर वासुकी मालगाड़ी, यही जो है इसका रिकॉर्ड तोड़ा है, मालगाड़ी रुद्रास्त्र, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से चला था, आपको कोरबा से नागपुर, इसको 5 इंजन इस्तेमाल किया गया था इसको खींचने के लिए। ये 3.5 किलोमीटर लंबा ये मालगाड़ी था, कौन, तो सुपर वासुकी, इसी का रिकॉर्ड तोड़ा है आपको मालगाड़ी रुद्रास्त्र, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं खेल कूद, ठीक है। खेल कूद जो है वो क्रिकेट पहला हम लोग पढ़ते हैं। तो जुलाई 2025 के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है, पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार ये शुभमन गिल को मिला है। मासिक पुरस्कार है, देखिए अब पहले होता था 1 साल में मिलता था, अब ये हर महीने मिलता है। तो हर महीने मिलता है, तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे पूछ देगा कि जुलाई में किसको मिला था, तो आपको शुभमन गिल को मिला था, ठीक है। महिला आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है, तो सोफिया डंकले को मिला है, ये इंग्लैंड की है, याद रखिएगा। शुभमन गिल को 4 बार आईसीसी पुरस्कार पाने वाले पहला क्रिकेटर बन गए हैं। मतलब कि विश्व में 4 बार किसी को अभी तक नहीं मिला, शुभमन गिल को 4 बार मतलब मिला है, लगातार नहीं, मतलब कि बीच में किसी और को, फिर शुभमन गिल को भी मतलब कि 4 बार मिला है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आईसीसी का यह पुरस्कार 2021 से शुरू हुआ था, ये जो आपको हर महीने जो दिया जाने लगा, ये 2021 से शुरू हुआ है, ठीक है। महिलाओं का आईसीसी विश्व कप 2025 13वां विश्व कप, मेज़बानी किसका, तो भारत और श्रीलंका का। अभी आज जो है आपको 6 अक्टूबर हो रहा है और अभी ये मैच चल रहा है, ठीक है। ये अभी ये टूर्नामेंट विश्व कप महिलाओं का ये चल रहा है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में हो रहा है, 30 सितंबर से लेकर के 2 नवंबर तक चलेगा। 6 टीमें इसमें है। अनावरण जो किया गया था वो आईसीसी चेयरमैन जय शाह के द्वारा किया गया था। जय शाह कौन है, या इनके पापा कौन है, तो इनके पापा हैं आपको अमित शाह, याद रखिएगा। ये आपको जय शाह जो है अमित शाह का बेटा है, जो कि क्रिकेट का सी भी नहीं जानता है, लेकिन इसको बीसीसीआई में भी रखा गया था, और फिर उसके बाद अब आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है। मुंबई में 50 दिन पूर्व 50 डेज टू गो नाम से कार्यक्रम चलाया गया था। मुंबई में 50 दिन पूर्व 50 डेज टू गो नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था, ये महिला विश्व कप को लेकर के। तो ये 50 डेज टू गो मतलब कि ये किस खेल से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया था मुंबई में, तो आप कह देंगे कि महिलाओं का क्रिकेट से संबंधित था, ठीक है। पुरुषों का एशिया कप क्रिकेट 2025 एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में T20 जो अभी हो चुका है, ठीक है। तो ये जब लिखा जा रहा था प्रतियोगिता दर्पण में, उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये नवंबर वाला जो एडिशन आएगा उसमें रहेगा आपको। तो एशिया क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में T20 आपको खेला गया, वो 17वां एशिया कप था। आयोजन कौन किया, तो संयुक्त अरब अमीरात की मेज़बानी में हुआ था, और 9 से 28 सितंबर 2025 तक चला है, और 8 टीमें इसमें भाग ली थी। 5 पूर्णकालिक सदस्य थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कौन कौन थे पूर्णकालिक सदस्य। तो भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, आपको
ये अफ़गानिस्तान था और एक श्रीलंका था। तो ये 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 3 ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के ज़रिए जो गेम करवाया जाता है, तो उसमें जो विनर थे, जो विनर मतलब कि जो विनर थे और विजेता, उपविजेता और जो तीसरे नंबर पे आए थे, तो ये 3 टीम को इसमें इंक्लूड करके ये एशिया कप हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फुटबॉल से के रिगार्डिंग। तो इसमें अगला आंकड़ा जो आएगा, जैसे फाइनल आपको कौन जीता था एशिया कप, तो वो भारत जीता है पाकिस्तान को हरा करके, तो वो आपको अगला एडिशन में आ जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं फुटबॉल। डूरंड कप 2025 हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। आयोजन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। 134वां संस्करण था, मतलब 134वां संस्करण था, यानी कि कितना पुराना है, यानी कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। विजेता कौन रहा, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल रहा, जो कि लगातार दूसरे वर्ष ये जीता है, और उप विजेता रहा डायमंड हार्बर। ये याद रखिएगा, डायमंड हार्बर उप विजेता रहा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल ये आपको जीता है, विजेता रहा है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे ये भी पूछ देता है, इसमें क्वेश्चन पूछ देता है ना कि डूरंट कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको डूरंट कप में जो विनर है, विजेता है, वो कौन है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। टूर्नामेंट का आपको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल प्लस आपको सर्वाधिक गोल के लिए गोल्डन बूट आपको अलादीन अजराइज, ये मोरक्को का खिलाड़ी है। अलादीन अजराइज मोरक्को का खिलाड़ी है, जिसको गोल्डन बॉल भी मिला है और गोल्डन बूट भी मिला है। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया है, इसलिए कि दोनों प्राइस गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट अलादीन अजराई को मिला है, जो कि मोरक्को का था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि किसको मिला है, तो ये आपको अलादीन अजराइज को मिला है, मोरक्को का था। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है किसको, तो खालिद जमील को किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल, ठीक है, राष्ट्रीय खेल का मुख्य कोच किसको बनाया गया है, राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसको, खालिद जमील को बनाया गया है। क्रिकेट का मुख्य कोच कौन है, तो गौतम गंभीर है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला लास्ट खेल है जलीय खेल, विश्व जलीय खेल चैंपियनशिप 2025। ये 22वां संस्करण था। 11 जुलाई से 3 अगस्त सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, 11 जुलाई से 3 अगस्त 2025 आपको सिंगापुर में हुआ था। और इसका इम्पोर्टेंट जो है आपको अगला पॉइंट है, भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिला। समझे, ये याद रखिएगा, भारत को इसमें कोई पदक नहीं मिला। और आगामी विश्व जलीय खेल 23वां संस्करण कहाँ होगा, तो 2027 में, तो बुडापेस्ट में होगा। कहाँ होगा, तो बुडापेस्ट में होगा, ये ध्यान रखिएगा, बुडापेस्ट में होगा। पदक तालिका जो था आपको, चाइना पदक तालिका में नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपको चाइना आपको नंबर 1 पे था। ठीक है, और चाइना नंबर 1 पे और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे और आपको अमेरिका नंबर 3 पे रहा। ठीक है, मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट।